नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम कोरोना को लेकर, किस तरह से सरकार जो है सतर्क है और आज क्या कुछ होने जा रहा है आपको बता रहे हैं। दरअसल दुनिया के कुछ देशों में कोरोना का दायरा बढ़ रहा है। ऐसे में सबक लेते हुए भारत सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा है और इसी क्रम में आज देश भर में कोरोना को लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से मॉक ड्रिल करने की अपील की है। राज्यों को यह देखना है कि संभावित खतरे के खिलाफ उनकी तैयारियां किस तरह की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज मनसुख मांडविया खुद भी मुस्तैद रहेंगे। सुबह 10 बजे वो जाएंगे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल, वहां किस तरह की तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे। तो क्या कुछ आज होने जा रहा है, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। कोरोना की नई लहर को लेकर हम कितने तैयार। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ये कोशिश कर रहा है कि हमारे अस्पताल किस हद तक तैयार हैं अगर अगली वेव आती है तो उससे निपटने को लेकर। तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि लंबा वक्त गुजर गया है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना से आने वाली लहर को लड़ने को लेकर किस हद तक तैयार है। तो मॉक ड्रिल होने वाला है, पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होगा, अलग अलग राज्यों में होगा और जहाँ पे अपील की गई है राज्य सरकारों से कि उनके नुमाइंदे या जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राज्यों के वो अलग अलग जगहों पर रहें। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में होंगे। 9:45 बजे का वक्त होगा जब वहां पे मॉक ड्रिल होगा। और साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार पोर्ट ब्लेयर के एक सरकारी अस्पताल में होंगी। तो इस तरीके से बाकी जगहों पर भी इसी तरीके की तस्वीरें आएगी। इस मॉक ड्रिल के जरिए कोशिश ये है कि एक लंबा वक्त गुजर गया जब कोरोना को लेकर वैसे हालात फिलहाल नहीं हैं, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में देखें तो हालात उस तरीके के बनते दिख रहे हैं। तो उससे एक आशंका आ रही है कि कहीं अगर नई लहर आती है तो क्या हमारा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उस हद तक तैयार है कि अचानक कोई लहर आए तो मरीज को एकोमोडेट करने में, उनके इलाज को लेकर क्या हमारी तैयारी है कि नहीं। चाहे वो स्टाफ को लेकर तैयारी हो, चाहे पीपीई किट को लेकर तैयारी हो, मास्क को लेकर तैयारी हो, ग्लव्स को लेकर तैयारी हो, वेंटिलेटर को लेकर तैयारी हो, डॉक्टरों की पूरी फौज किस हद तक मुस्तैद है उसको लेकर तैयारी हो, हमारे जो वार्ड हैं वो डेडिकेटेड हैं कि नहीं, वहां पर किस तरीके की उपलब्धता है बेड की, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। तो मॉक ड्रिल का मकसद हमेशा होता है कि अचानक अगर वो नई लहर आ गई तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे अलग अलग अस्पतालों में कि किस तरीके से हमारी तैयारी है। मानकर चलिए कि कोई मरीज जब गंभीर है उसको एम्बुलेंस से लाया गया है और उसको अचानक शिफ्ट करने की बात जैसी स्थिति हो रही है तो हमारे स्टाफ कितने मुस्तैद हैं, हमारे संसाधन किस हद तक तैयार है, चाहे मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात हो। तो इन तमाम चीजों पर एक जमीनी होमवर्क करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार की तरफ से और इसमें राज्यों से सहयोग की अपील भी की गई है। और यहां यह भी समझना होगा कि ऐसी बात अभी फिलहाल चलनी क्यों शुरू हुई है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मानता है कि जब वेव चाइना से शुरू होती है तो पुराने आंकड़े ये कहते हैं, जो एक एनालिसिस है उसके मुताबिक 20 से 35 दिन का वक्त जो होता है बहुत क्रिटिकल होता है। और चाइना से शुरू होकर कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका, ब्राजील होते हुए साउथ एशिया में ये वायरस जो है हिट करता है। पुराने लहरों में इसी तरीके का एक ट्रेंड देखा गया है और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसके मद्देनजर ये कोशिश की जा रही है। एक कोशिश सर्विलांस को लेकर है, दूसरी कोशिश तब है जब हालात बिगड़ते हैं तो हमारा हॉस्पिटल किस हद तक तैयार है, इसको लेकर कल मॉक ड्रिल होने वाला है। जहां जहां ये पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे होगा और वहां से रिपोर्ट भी मंगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास भी रिपोर्ट भी आएगी कि किस तरीके से हालात रहे और किस तरीके से हमने मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। तो खुद को एक तैयार रखने की कोशिश है इस मॉक ड्रिल के जरिए और देखना होगा कि कैसे हम अब भी कोरोना की अगली लहर के लिए तैयार हैं और उस पर कोशिश होगी कि मॉक ड्रिल के जरिए इसका आकलन किया जा सके। तो कितने तैयार हैं हम, इस बात का जायजा लिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में कोविड अलर्ट के बाद वैक्सीनेशन 6 गुना यहां पर बढ़ गई, लेकिन टेस्टिंग 5 गुना तक यहां पर घट गई। राज्य में फिलहाल 4 ही एक्टिव मामले हैं, जिसमें से राजधानी भोपाल में 3 है। हालांकि फिक्र की बात यह है कि हालात संभालने वाले स्वास्थ्यकर्मी वो हड़ताल पर हैं। देखते हैं रिपोर्ट। आया है तो फिर सावधान रहना है।
पिछले हफ्ते विधानसभा में मुख्यमंत्री कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सावधानी और तैयारी की बात कर रहे थे। तो वहीं सदन के बाहर भोपाल के जेपी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे थे। कुछ लोगों ने गलती से स्वास्थ्य मंत्री को घेरने की जुर्रत कर ली तो पेशेवर अपराधी की तरह उन्हें रस्सी से बांधकर थाने लाया गया। इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के बूते हम कोरोना से लड़ रहे थे, तब इन्हें मालाएं पहनाई गई। आज हक मांगने पर हथकड़ी। आज राज्य में 32,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बकरे का मास्क लगा के बैठे हुए हैं, तो संविदा के नाम पर हमको बलि का बकरा ही आज तक बनाया गया है। कोविड के समय में वही हम संविदा कर्मचारी हैं जो गांव-गांव में जाकर सबका घर घर में स्क्रीनिंग किए, सबकी दवाइयां दी, अपने हाथों से उनको अपने हाथों से खाना खिलाया। लेकिन आज मामा जी ये सब भूल गए हैं। रेगुलर चाहते हैं, नियमितीकरण चाहते हैं, जो हमारा हक है और उन्हें देना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक के आज हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये कोविड आ रहा है नया वायरस, उसमें क्या होगा। इनको सोचना चाहिए, इतना टाइम लगाना ही नहीं चाहिए हम लोगों को करने से पहले। हम लोग अपनी जान की ना सोचते हुए, अपने परिवार की ना सोचते हुए हम पब्लिक और गवर्नमेंट और सरकार की ही सोचते हैं। हमारी दो प्रमुख मांग है। एक मांग है कि जो मध्य प्रदेश के सभी संविदा अधिकारी कर्मचारियों को जो अन्य राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित किया गया है, उसी तरह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित किया जाए। दूसरी मांग है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर जो आउटसोर्स ठेका प्रथा में किए गए सपोर्ट स्टाफ को पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजन किया जाए और जो निष्कासित कर्मचारियों जो 9 साल 10 साल से जो NHM में सेवाएं दी हैं उनको भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वापस लिया जाए। हम भी समाज के साथ हैं, हम भी उस पीड़ा को समझते हैं, लेकिन आखिर हम किस वक्त अपनी पीड़ा रखें। हम 2 वर्ष से जीवन अपने बिना परवाह किए अपनी जान पे बाजी लगाकर कई हमारे चिकित्सक, ANM, स्टाफ नर्स जो 12,000 की नौकरी करते, 12,000 वेतन पाते हैं, पहाड़ों पे चढ़कर डिब्बे ले जाके वैक्सीनेशन का काम करते हैं। कई लोग हमारे शहीद भी हुए हैं। उनकी बिना परवाह किए हुए हमने कोविड में जब स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, तो आखिर हम बात कब रखें? हमारे पास कब समय है? सरकार को संवाद करना चाहिए, जल्द से जल्द हमारी नियमितीकरण का तोहफा देना चाहिए। गुना में तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप भूसा खा लिया। मंत्री जी यही कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। कल मैंने उनसे मंत्रालय में बुलाकर बातचीत की है और उन लोगों से अनुरोध किया है कि अभी वो हड़ताल वापस ले लें और उसकी जो भी जिनाई मांगे होंगी उन पर हम लोग डिस्कस करके उनको पूर्ति करेंगे। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की यह हड़ताल 15 दिसंबर से ही चल रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी, इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लग गए, वेंटिलेटर बेड की संख्या बढ़ी, यह हकीकत है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि आज भी आधे से ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ भी बेहद कम है। ऐसे में 32,000 से ज़्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी अगर हड़ताल पर रहेंगे तो आने वाले दिनों में ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। गुजरात के नाडियाड से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां बेटी का अश्लील वीडियो वायरल करने का विरोध करने पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवान की पीट कर यहां पर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि वीडियो वायरल करने का आरोप एक 15 साल के बच्चे पर है। दरअसल शनिवार को जवान अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ उसकी किशोर बेटी के घर, यहां पर किशोर के घर पर दरअसल वो शिकायत करने के लिए गया था, जहां आरोपी के परिवार ने उस पर हमला कर दिया। पीड़िता और आरोपी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो जो आरोपी परिवार है उन पर जो आरोप है BSF जवान की पीट कर यहां पर हत्या कर दी, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चकलासी थाने में एक कंप्लेंट दर्ज की गई है। IPC सेक्शन 302, 307, 323, 504, 143, 147, 148, 149 के तहत कंप्लेंट रजिस्टर करके पुलिस ने तहकीकात आरंभ की है। इस सिलसिले में FSL फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वगैरह की भी मदद ली गई है और साथ में ही पुलिस ने इस काम में जो अक्यूज थे, सारे अक्यूज 7 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है।
और अब बात करते हैं टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की, जिन्होंने सेट पर फांसी क्यों और किन हालातों में लगाई, इसकी जांच पुलिस तेजी से कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के एक मंत्री, बीजेपी नेता गिरीश महाजन इसे लव जिहाद कहकर सख्त कानून पर विचार करने की बात कर रहे हैं। तुनिशा का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया। अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान ने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को धोखा दिया। उसके और भी महिलाओं से संबंध थे, ये आरोप तुनिशा की मां ने लगाए हैं। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। इस बीच आरोपी शिजान की बहन बयान दर्ज कराने वाले पुलिस स्टेशन पहुंची। तुनिशा अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ। काफी तनाव में थी, इसीलिए ये कठोर कदम उठाया। पुलिस की जांच अब तक इतना ही कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की मौत दम घुटने से हुई। शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। तुनिशा की मां की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में शिजान की गिरफ्तारी हुई और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 2 प्रेमियों के बीच बात क्यों और कहां बिगड़ी, ये जांच का विषय है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है, दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मंगलवार शाम 4 बजे मीरा रोड में तुनिशा का अंतिम संस्कार होगा। मैं अभी जे जा रहा हूँ, वहाँ से हम लोग तुनिशा की बॉडी को मीरा रोड शिफ्ट करेंगे, फिर मीरा रोड मॉर्चरी में रखेंगे। कल मॉर्चरी से हम घर लेके आएंगे, उसके बाद घर से फिर अंतिम संस्कार के लिए निकलेंगे। मीरा रोड में ही होगा कल 4 बजे। सूत्र बताते हैं कि शिजान ने पूछताछ में एक्ट्रेस के साथ अफेयर की बात कबूली है। इसके साथ ही धर्म और उम्र का हवाला देकर रिलेशनशिप से पीछे हटने की बात भी कही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले के बाद तुनिशा और शिजान के रिश्ते बिगड़ गए थे। मुंबई से सटे मीरा रोड की इसी बिल्डिंग इंद्रप्रस्थ में अपनी मां के साथ रहने वाली एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा 20 साल की थी। शिजान की उम्र 28 साल है। 6 महीने पहले दोनों रिलेशनशिप में आए थे। 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ। सूत्र बताते हैं कि खुदकुशी वाले दिन शिजान और तुनिशा ने एक साथ लंच भी किया था और तुनिशा उस दिन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेकअप रूम में ही तुनिशा ने फांसी लगा ली। दोनों के बीच बातचीत को खंगालने के लिए दोनों के फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। तुनिशा के कपड़े और गहने भी फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। पुलिस की जांच इस ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल और सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं श्रद्धा वालकर हत्याकांड की, जिसका आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का सीबीआई की सीएफएस लैब में वॉइस सैंपल लिया गया और उसका फेस रिकॉग्निशन टेस्ट भी हुआ। लेकिन आखिर दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब की ये 2 जांच क्यों करवाई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच जेल वैन में तिहाड़ जेल से आफ्ताब अमीन पूनावाला को लेकर सीबीआई की सीएफएसएल लैब पहुंची। लैब में सबसे पहले आफ्ताब की आवाज का नमूना लिया गया, फिर उसका फेस रिकॉग्निशन टेस्ट हुआ। दरअसल दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मामले की जांच के दौरान एक ऑडियो क्लिप और एक वीडियो क्लिप मिली है। ऑडियो क्लिप में श्रद्धा वालकर और आफ्ताब के झगड़े की आवाज है। इसीलिए पुलिस ने आफ्ताब के आवाज के नमूने लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद उसका वॉइस सैंपल लिया गया। अगर आफ्ताब की आवाज के नमूने का मिलान ऑडियो क्लिप की आवाज से हो जाएगा तो हत्या का मकसद साबित करने में पुलिस को आसानी होगी। पुलिस को जो वीडियो मिला है वो मुंबई का है। उसमें आफ्ताब की काउंसलिंग हो रही है। श्रद्धा से झगड़े के बाद उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। इस वीडियो में
जिस एंगल से उसकी तस्वीर है उसी एंगल से उसकी 3D इमेज ली गई है। इस टेस्ट को फेस रिकॉग्निशन टेस्ट कहते हैं। अगर इस टेस्ट की तस्वीर का मिलान वीडियो की तस्वीर से हो जाएगा तो आफ्ताब कोर्ट में इस बात से मुकर नहीं पाएगा कि वीडियो में वो नहीं है। आफ्ताब करीब 3 घंटे CFSL लैब में रहा और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल वापस चला गया। दिल्ली पुलिस श्रद्धा की हत्या के मामले में जनवरी के आखिरी हफ्ते में चार्जशीट दायर कर सकती है। पुलिस इस केस में फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के हर पहलू को देख रही है। दरअसल ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर टिका हुआ है, इसीलिए पुलिस वो हर जांच करवा रही है जिससे कोर्ट में उसका केस मजबूत हो पाए। इसीलिए पुलिस ने ये 2 जांचें भी करवाई हैं जिससे कि कोर्ट में पुलिस अपना पक्ष मजबूती से रख पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और बात करते हैं राहुल गांधी की। इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा से भाईचारे का पैगाम बांटने में लगे राहुल गांधी ने फिर एक उदार राजनीतिक मुद्रा दिखाई है। सोमवार को उन्होंने कई लोगों को श्रद्धांजलि दी, इनमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं। राहुल उनके स्मारक सदैव अटल गए और उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। अब इसकी तरह तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं, देखते हैं रिपोर्ट। राहुल गांधी की सोमवार की सुबह पुरखों को श्रद्धांजलि देते गुजरी। वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम की समाधि पर तो गए ही, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाना जरूरी माना। ये अलग बात है कि बीजेपी इसे राहुल की विचारधारा का बदलाव बता रही है। ने सुबह सुबह जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में जाके उनको अच्छा है। श्रद्धेय अटल जी पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे और अटल जी को सभी लोग चाहते हैं और अच्छा है उनकी विचारधारा में परिवर्तन हो। अटल बिहारी वाजपेयी को संघ, जनसंघ और बीजेपी की विरासत के बावजूद दलों और घटकों के बाहर एक बड़ी स्वीकृति हासिल रही। वो ऐसे उदार नेता माने गए जिनका हर दल के लोग सम्मान करते रहे। उनके युवा दिनों में जवाहरलाल नेहरू ने उनकी वक्तृता की तारीफ की थी। खुद बांग्लादेश युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की सराहना की। नरसिंह राव और चंद्रशेखर जैसे विरोधी नेताओं से उनके बहुत आत्मीय संबंध रहे। राम मंदिर आंदोलन के समय उन्होंने अपने अकेले पड़ते जाने की बात भी कही। एनडीए के गठन के समय दूसरे दल बीजेपी के साथ अटल जी के नाम पर ही जुड़े। कांग्रेस भी मानती है कि अटल बाकी बीजेपी से अलग रहे। वो भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर राहुल जी गए। और मैं खुद भी मानता हूं कि अटल जी की कुछ बातें थी, वो बातें भले ही विचारधारा से हम अलग थे, पर कुछ बात मुझे भी पसंद है। इन्होंने प्योरिटी इन द इलेक्शन, माने चुनाव में पवित्रता की बात की। तो अटल जी की भावना का अपमान करने वाली भाजपा अटल जी के सम्मान के लिए क्या बात हमें सिखाएगी। लेकिन ये सच है कि इसके पहले किसी कांग्रेस नेता के वाजपेयी की समाधि पर जाने की बात याद नहीं आती। यहाँ वो फर्क है जो राहुल ने पैदा किया है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा को वो लगातार संकीर्ण राजनीति से ऊपर रखने की बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चुनावी राजनीति से भी परहेज किया। कांग्रेस तो उनमें बिल्कुल संत देख रही है। राहुल गांधी जिस तपस्या को लेकर चल रहे हैं, तपस्वी इन सब बहस से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। मैं नहीं मानता कि किसी तपस्वी को आप बांध सकते हो कि साहब आप इसी दल के हो तो आप इसी दल की बात करो। तपस्वी को आप दल या दलदल से बहुत ऊंचा मान पाओगे और राहुल गांधी उस ऊंचाई को पा चुका है। बहरहाल इसमें संदेह नहीं कि तनाव और टकराव की राजनीति के इस चरम दौर में राहुल गांधी ने उदार राजनीति की उस विरासत को फिर से आवाज दी है जिसकी इस देश को जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की। दरअसल ड्यूटी पर न आने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा और जम्मू कश्मीर प्रशासन के इस फैसले का वो लोग विरोध कर रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। घाटी में पदस्थ कर्मचारियों की हिफाजत के मुद्दे पर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। उपराज्यपाल के ये कहने पर कि जो कश्मीरी पंडित कर्मचारी ड्यूटी नहीं करेंगे उनको वेतन नहीं मिलेगा। इस बयान के बाद कर्मचारियों में गुस्से की नई लहर दौड़ गई है।
बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और एलजी के बीच भी विवाद हो गया है। प्रशासन इस पर थोड़ा नरम रुख अपना करके एक तो सबसे पहले उनकी सैलरी रिलीज करे और इस प्रकार की कोई पॉलिसी बनाए जिसके कारण से हालात को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए उनके जान माल की रक्षा हो। अगर एक बार इस प्रकार की दहशत फैलती है तो आने वाले समय में भी और चिंताजनक हो सकता है और हालात खराब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की विशेष रोजगार योजना के तहत घाटी में लौटे तकरीबन 6000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी टारगेट किलिंग के बाद पिछले 7 महीनों से अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने संसद में बताया इस साल 4 कश्मीरी पंडित टारगेट किलिंग में मारे गए हैं। अब जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल कह रहे हैं कि कश्मीर में हत्याओं को धर्म के आधार पर देखना बंद करना होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वो अपनी जान गंवाने के लिए वापस नहीं जाएंगे। पिछले 1.5 साल से लक्षित हत्याएं चल रही है अंडर योर वॉच, तो आप जो है इसको सेंसिटिविटी से लीजिए, आप इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाइए। अगर ये एम्प्लॉय आपको कहता है कि मैं इनसिक्योर फील करता हूं, तो उसकी इनसिक्योरिटी आपने एक्सेप्ट करनी है। ये एक एम्प्लॉय नहीं कहता है, ये 10,000 एम्प्लॉय कहते हैं, तो आप मानिए, आप इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाइए। ये लोगों की जान का सवाल है। एलजी साहब, हमारी इस त्रासदी को, हमारी इस प्रॉब्लम को आप इसको दूसरे एंगल से मत देखिए, आप इंसानियत के हिसाब से देख लीजिए। परसों आपने हमारी जानों की कीमत तनख्वाह में लगाई कि आप ये आएंगे तो तनख्वाह ले लेंगे, उसमें कितने मानेंगे। एलजी साहब को हमारी जानों की कदर नहीं है क्या, ये पता है हमें। विपक्षी दल भी कश्मीरी पंडित की मांग का समर्थन कर रहे हैं। जान सबसे जरूरी है। तब तक मेरा ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों को उनको जम्मू भेजना चाहे, सेफ जगह तबादला करके, जब हालात ठीक हो जाएं उसके बाद वापस आएं। अब नौकरी ज्यादा जरूरी है कि जान जरूरी है। प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का कहना है कि उनकी जान को सीधा सीधा खतरा है, इसलिए वो घाटी लौटकर काम पर नहीं जाएंगे। लेकिन एलजी के बयान के बाद उनके सामने अलग ही हालात बन रहे हैं, जबकि बीजेपी भी सीधे तौर पर एलजी के बयान से नाखुश है। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भोपाल से बीजेपी सांसद और आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर ने फिर से एक विवादास्पद बयान दिया है। अब उनके निशाने पर है तथाकथित लव जिहाद। जो बयान उन्होंने दिया वो कर्नाटक के शिवमोगा में दिया। कर्नाटक जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में उन्होंने जो भड़काऊ बयान दिया है, क्या कर्नाटक सरकार कोई संज्ञान लेगी? दरअसल इससे पहले भी प्रज्ञा ठाकुर कई विवादास्पद बयान दे चुकी हैं। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में अपने बूते पर बीजेपी की पहली सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले जनार्दन रेड्डी का बीजेपी से मोहभंग हो गया है। उन्होंने बीजेपी छोड़ अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है। मुश्किल दौर से गुजर रहे जनार्दन रेड्डी ने कहा कि जिस सम्मान के वो हकदार थे वो बीजेपी ने उन्हें नहीं दिया। उस पर देखते हैं रिपोर्ट। बेल्लारी के रेड्डी बंधु में से एक गाली जनार्दन रेड्डी की माने तो बीजेपी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी का नाम कल्याण राज्य प्रगति पक्ष रखा है। Despite my numerous contributions to BJP, मैंने बेल्लारी में बीजेपी को खड़ा किया। पार्टी का वहां कैडर नहीं था, वो तैयार किया, लेकिन मुझे वो सम्मान बीजेपी ने नहीं दिया जिसका मैं हकदार था, इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया है। I have founded the कल्याण राज्य प्रगति पक्ष। जनार्दन रेड्डी भले ही आज बीजेपी से नाराज हों, लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी जनार्दन रेड्डी के साथ शुरू से खड़ी दिखती है।
इसी वजह से जनार्दन रेड्डी के बड़े भाई बीजेपी से सांसद और विधायक बने और अब भी बीजेपी विधायक हैं। जनार्दन रेड्डी के भाई सोमशेखर रेड्डी बेल्लारी से एमएलए हैं। जनार्दन रेड्डी विधायक और मंत्री बनाए गए। उनके विश्वास पात्र श्री रामुलु मौजूदा बीजेपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं और श्री रामुलु की बहन शांता बेल्लारी से सांसद बनी। मैंने अपने बूते पर यह बात शुरू की है। मैंने किसी से पूछा नहीं है। मुझे ईश्वर पर और लोगों पर पूरा भरोसा है। जनार्दन रेड्डी ने बताया कि किस तरह वो धनवान बने। जहां पहले 1 टन आयरन ओर से 10 रुपए का फायदा होता था, वहीं जब चीन ने 2004 में इंपोर्ट शुरू किया तो ये बढ़कर 1000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गया। जनार्दन रेड्डी का असर कल्याण कर्नाटक रीजन में काफी है, यानी बेल्लारी और आसपास के आधे दर्जन जिले। तो साफ है कि वो और उनकी पार्टी भले ही सभी सीटें न जीते, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2008 में जब पहली बार बीजेपी ने कर्नाटक में अपने बूते पर सरकार बनाई थी, तब जनार्दन रेड्डी ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन यह भी सच है कि बीएस येडियुरप्पा के नेतृत्व वाली यह सरकार कई बार गिरने के कगार पर पहुंची जनार्दन रेड्डी की ही वजह से। एक तरफ लिंगायत नाराज चल रहे हैं तो दूसरी तरफ जनार्दन रेड्डी ने बगावत का परचम लहरा दिया है। विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन भारत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए काम करना चाहता है। तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद चीनी विदेश मंत्री का यह बयान काफी मायने रखता है, लेकिन जो बयान आया है उस पर कितना यकीन किया जाए ये भी एक बड़ा सवाल है। देखते हैं रिपोर्ट। तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुए झड़प के बाद पहली चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बयान, कहा कि बीजिंग द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और मजबूत करने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है। एक संगोष्ठी में वांग यी ने कहा कि चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर संपर्क बरकरार रखा है। दोनों ही देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले 20 दिसंबर को पूर्वी लद्दाख के सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के कोर कमांडर की 17वीं बैठक हुई। 9 दिसंबर के टकराव के बाद इस बैठक की भी अहमियत है, लेकिन जिस सिंपोजियम में चीनी विदेश मंत्री ने भारत के साथ रिश्तों की बात, उसी में वो तमाम दूसरे देशों से चीन के वैदेशिक संबंधों पर रोशनी डालती रही। इस लिहाज से पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि उसको भी देखना होगा। उनका कहना है चीन और पाकिस्तान एक दूसरे का पक्के तौर पर समर्थन जारी रखे हुए हैं और उनके बीच के हर माहौल की रणनीतिक साझेदारी जारी है और ये लौह मैत्री और मजबूत हुई है। इसलिए भी कूटनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि चीन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। सच्चाई यह है कि चीन पे भरोसा नहीं कर सकता भारत, क्योंकि जो चीन कहता है और जो करता है उसमें बड़ा फर्क है। और स्पेशली जब वो अप्रैल 2020 में 3 डिवीजन लेके आ गया था लद्दाख में, उसके बाद जो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। दरअसल बीजिंग के बयान अलग हैं और सरहदी इलाकों में चीनी कार्रवाई अलग। इसलिए जरूरी है कि भारत भी बातचीत का रास्ता खोले रखे, लेकिन सैन्य मोर्चे पर भी अपनी तैयारियां बनाए रखे। दरअसल चीन के विदेश मंत्री के बयान की अपनी मजबूरियां हैं। चीन को एहसास है कि भारत सीमा या फिर यूं कहें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने नहीं देगा, लेकिन दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन पे भारत पर दबाव बनाए रखना भी उसकी रणनीति है। यह अलग बात है कि भारत ऐसे दबाव के आगे झुकेगा नहीं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है और यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सोमवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए हीटर, ब्लोअर का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं।
सोमवार को बिजली की डिमांड की बात की जाए तो 4,803 मेगावाट पर दिल्ली में जो है डिमांड यानी उसकी मांग पहुंच गई थी बिजली की, जो इस मौसम का पीक बताया जा रहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलावा हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर चल रही है और सोमवार को माउंट आबू में लोग ठिठुरते नजर आए। यहां पर न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक दर्ज किया गया और यहां पर एक मोटी परत भी नजर आई ओस की, और लोग अलाव के जरिए अपने को हाथ तापते हुए अपने का जो है उस ठंड से जूझते हुए नजर आए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं माउंट आबू की राजस्थान में। देखिए क्या आलम है, इस शीतलहर का असर कहीं ना कहीं वहां भी साफ देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं, मदर डेयरी ने एक बार फिर से दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और इस साल मदर डेयरी ने ये 5वीं बार ऐसा किया है जबकि दाम बढ़ाए हैं। नई कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं। दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। फुल क्रीम मिल्क 64 रुपए की बजाय अब 66 रुपए मिलेगा। वहीं टोन्ड मिल्क 51 रुपए जो मिलता था 53 रुपए मिलेगा। डबल टोन 45 की जगह 47 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पिछली बार 21 नवंबर को दाम बढ़े थे और इस साल लगातार ये 5वीं बार है कि जब दाम मदर डेयरी ने बढ़ाए हैं। आपको बताते हैं तेंदुए ने कहां पर हमला किया। दरअसल असम के जोरहाट में तेंदुए ने हमला किया। यहां रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस में तेंदुआ अचानक से आ गया। उसने करीब 15 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में वन विभाग के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी हैं। अब भी उसको अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, उस तेंदुए को जिसने हमला किया। तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी है। मैंने कोई लेना वीडियो वीडियो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खौफ से दुनिया के कुछ देशों में कोरोना का दायरा बढ़ रहा है और हमने भी देखा था हमारे देश में जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तो किस तरह का कहर बरपा था। अस्पतालों में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी और मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो हम कितने तैयार हैं इसके लिए हमारे देश में एक मॉक ड्रिल आज किया जा रहा है। देश भर में कोरोना को लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से मॉक ड्रिल करने की अपील की है। राज्यों को ये देखना है कि अगर कोई खतरा होता है, अगर मरीजों की तादाद बढ़ती है, स्थिति अगर बिगड़ती है तो हमारी तैयारियां कैसी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद भी मुस्तैद रहेंगे। वो सुबह 10 बजे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का, जो सफदरजंग अस्पताल में मौजूद है। परिमल, आप और हम सब ने, हमारे पूरे देश ने देखा कि क्या कुछ स्थिति दूसरी लहर जब आई थी कोविड की तब हुई थी, जब डेल्टा का कहर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब स्थितियां बेहतर है क्योंकि चीजें उसे सबक लिया है, गलतियों को सुधारा है। तो आज ये जो मॉक ड्रिल होने जा रही है बहुत अहम है क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरे देशों में मामले बढ़ रहे हैं कोविड के। निश्चित तौर पे, और उसी को लेकर एक तैयारी और लोगों को भरोसा देने की बात और राज्य कितने तैयार हैं उसको सुनिश्चित करने की एक कोशिश हो रही है अदिति। और जो सफदरजंग में स्थिति है वो पहले बता दें और साथ में ये भी बताते रहें कि इसके पीछे का मकसद यही है कि अगर हालात बिगड़े तो उसके लिए हमारी तैयारी कितनी है। और यहाँ पे तैयारी की गई है बाकायदा सफदरजंग हॉस्पिटल में। ये आप देख सकते हैं कि इसमें उसी तरीके की व्यवस्था है जब आमतौर पर कोरोना के वक्त में मरीज आते हैं और मरीजों के उपचार के लिए किस तरीके का इंतजाम होता है। अंदर में उसी तरीके का आप देखिए कि तमाम वेंटिलेटर हो या बेड्स हो, ये इस तरीके का इंतजाम जो है वो पूरा किया गया है। और इसके जरिए संदेश देने की कोशिश है राज्यों को भी कि, और वो भी मॉक ड्रिल में शामिल होंगे, कि हमारी जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है खासतौर पर कोरोना को लेकर, वो एक वक्त के बाद एक लंबे अरसे से उस तरह के मरीज नहीं आ रहे। तो वो सेटअप किस तरीके से कहीं हो सकता है कि बहुत सुस्त पड़ गया हो, तो उस सेटअप को फिर से एक तरीके से वॉर स्केल पे ऐसी तैयारी रखनी है जहां पे जब मामले बढ़ें तो उसके लिए हमारी तैयारी हो, ये दिखाने की कोशिश है। और इसी तरीके का इंतजाम यहाँ पे देखिए जगह जगह आपको बोर्ड्स वगैरह लगे हुए, सारी वार्ड, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वाले जो पेशेंट आएंगे, इधर देखिए ये लगाया गया यहाँ पे ट्राइज वार्ड। तो अलग अलग चीजें व्यवस्था की गई है और यहाँ पे बहुत मुमकिन है कि
आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि मॉक ड्रिल में वैसी ही व्यवस्था होती है जब वाकई कोई मरीज जब अस्पताल आता है, तो उस तरह की व्यवस्था ही बहुत मुमकिन है कि हो कि कोई मरीज कोविड के तौर पे लाया जाए और उसको कैसे आप हैंडल करते हैं वो दिखाने की कोशिश। और ये व्यवस्था बिगड़ने से पहले, हालात बिगड़ने से पहले खुद की तैयारी सुनिश्चित करने की कोशिश है और एक जरिया है। जहां पे मनसुख मांडविया 9:45 बजे के आसपास यहां पर होंगे। भारती प्रवीण पवार पोर्ट ब्लेयर में हैं और अलग अलग राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी अपने इलाके में अलग अलग जगहों पर इस तरीके का मॉक ड्रिल करेंगे। ये केंद्र सरकार ने आग्रह उनसे किया है। जी परिमल, ये भी किसी से छुपा नहीं है, हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो उसकी हालत किस तरह की है। और अगर खासकर हम ग्रामीण इलाकों की तरफ जाएं या कुछ ऐसे राज्यों में जाएं तो वहां पर अभी भी लोग जो हैं वो एम्बुलेंस के लिए परेशान हो रहे होते हैं। कई बार हम देखते हैं, अलग अलग तस्वीरें आती हैं, मध्य प्रदेश से भी आती हैं, बिहार से भी आती हैं कि अपने परिजनों को अस्पताल से ले जाने के लिए उन्हें गाड़ी नहीं मिली, या कभी कभार अगर निधन हो जाता है तो शव को ले जाने के लिए भी उन्हें व्यवस्था नहीं मिलती है। ऐसे में ये किसी से छुपा नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर हम इस लेवल पर सिर्फ बात करें, कोविड के आधार पर अगर बात करें, तो क्या ग्रामीण इलाकों में भी अस्पतालों को, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको इतना वेल इक्विप्ड किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो वो भी बेहतर रहे? देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो बेसिक चीजों के लिए होता है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर अलग अलग कस्बों में जिले स्तर के जो अस्पताल हैं वहां पर ये कोशिश जरूर की गई है। इस कोविड की लड़ाई ने एक सीख दी है कि मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति हो या वेंटिलेटर की व्यवस्था हो या एम्बुलेंस से आवाजाही हो, तो कोरोना से हमने हालात को लेकर निपटा जरूर है अदिति, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ एक चूक जरूर हुई थी जिसका उदाहरण आप भी दे रही थी, तो उसका एक सबक लिया है सरकारों ने, हम यही मानकर चल सकते हैं। और उसी सबक की बिना पे हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहली लहर के बाद दूसरी लहर में शायद वो सीख हमने नहीं ली थी, जो वाकया और जो मंजर हमें देखने को मिला खासतौर पर मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर, और जो हाहाकार हायतवा मचा कि हमारे आकलन उस वक्त फेल हो गए थे। तो अब कोशिश ये हो रही कि कहीं अगर कोई लहर आती है तो उसको लेकर हम तैयार रहें। जो छोटे छोटे इलाकों कस्बों की बात करती है वहां पर ब्लॉक लेवल स्तर पर हेल्थ केयर सेंटर को सुदृढ़ किया गया। हालांकि वहां पे मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति जैसी चीज नहीं है, लेकिन जिले स्तर पर यह चीज जरूर सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। और कोविड ने हमें बताया, और खासतौर पर अभी भी जो राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जो मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई है अस्पतालों में पीएसए प्लांट के जरिए, वो सुनिश्चित करे कि वो वाकई आपूर्ति में कहीं कोई बाधा नहीं आ रही हो। क्योंकि ऐसा देखा गया कि चाइना में जो पेशेंट्स हैं उनको मेडिकल ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। जिस वेरिएंट की बात हो रही है BF.7, वहां पर ये भी साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि उसमें ऐसे वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के पूरी कोशिश हमारी ये है, और इसमें सराहना होनी चाहिए सरकार की, कि हम हालात बिगड़ने से पहले हम तैयारी सुनिश्चित करने की कोशिश करें। भगवान न करे कि हालात बिगड़े, हालात बिगड़ने पे हमने देखा है कि किस तरीके का मंजर होता है, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले ये तैयारी की चीजें हैं जो हमने विजुअल के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की थी। और यहाँ पे सब कुछ वैसे ही सेटअप है, लेबोरेटरी है, मरीज कैसे आएंगे, अलग अलग विंग जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो ये चीजें इसी का प्रमाण है कि अगर मरीजों की तादाद बढ़ती है, संख्या बढ़ती है या ज्यादा बिगड़ती है स्थिति, तो उसके लिए हमारी तैयारी कितनी पुख्ते तौर पर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे आप पर, क्योंकि ये मॉक ड्रिल जो है आज दिन भर चलेगा, और कुछ देर में जहां पर अभी परिमल हैं हमारे सहयोगी दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल, वहां पर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंचने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, मौसम की मार की बात करते हैं। साल के आखिरी हफ्ते में ठंड का सितम जो है वो बढ़ गया है। पूर्वी भारत ठिठुर रहा है, कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान के कुछ हिस्से, जम्मू कश्मीर और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां तो बर्फबारी जमकर हो ही रही है। और ये कुछ हिस्से जो है मैदानी इलाकों के, ये भी खासी ठंड की चपेट में आ गए हैं। सर्द हवाएं चल रही हैं, कई जगहों पर विजिबिलिटी जो है वो 0 तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। सोमवार का दिन दिल्ली में सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहे और अधिकतम तापमान सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जाए, तब ठंडा दिन माना जाता है। और कल दिल्ली में यही स्थिति पैदा हुई है। तो कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर आई हैं। आपको तस्वीरें भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये जो दिल्ली के जो सिग्नेचर ब्रिज है वहां पर क्या स्थिति रही, और जो दूसरा बारापुला का इलाका है वहां पर क्या कुछ स्थिति रही है। और अब आपको तापमान हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि क्या कुछ चल रहा है।
श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर -3.5 डिग्री तापमान चल रहा है, जो सामान्य से 2 डिग्री तक गिरा है। शिमला में अगर बात करें तो यहाँ पर 3.5 डिग्री है, जो 1 डिग्री तक गिर गया है। जम्मू की बात करें तो यहाँ पर 4.5 डिग्री, दिल्ली में 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो करीब 3 डिग्री तक गिर गया है। आगरा की बात करें तो यहाँ 5.8, जयपुर में 7 डिग्री चल रहा है तापमान, नैनीताल में 7.2 और अगर गुजरात की राजकोट की बात करें तो वहाँ पर भी ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। 10.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच गया है। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी वेदांत का, जो दिल्ली में मौजूद हैं और हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे मौसम की। वेदांत, हम देख रहे हैं तस्वीरें, अच्छी खासी ठंड जो है वो मैदानी इलाकों में पड़ रही है और अभी हमने टेम्परेचर तापमान भी दिखाया है कुछ इलाकों का। बहुत सी जगह हैं, चाहे वो शिमला हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, जहां पर तापमान में सामान्य से 2 से 3 से 4 डिग्री तक की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि जो कोल्ड वेव की कंडीशंस हैं वो अगले 3 दिन बरकरार रहेंगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 3 डिग्री गिर चुका है और मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री बिलो नॉर्मल। लेकिन आपको हम बात बताएं कि जो दिल्ली के होमलेस हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें झेलनी पड़ रही है इस कड़ाके की सर्दी में। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं ये जो शेल्टर बने हुए हैं। इस बार करीब 195 शेल्टर, नाइट शेल्टर्स बनाए हैं दिल्ली सरकार ने, तो उसमें किस तरीके की तैयारियां हैं और यहाँ के लोगों को किस तरीके की सर्दी का सामना करना पड़ता है। आप सर अपना नाम बताइए। कादिर। आप क्या काम करते हैं? ऐसे कबाड़े वाले का काम करते हैं, कबाड़े का। अब देखें, सर्दी दिल्ली में इतनी बढ़ती जा रही है, 4 डिग्री तक टेम्परेचर गिर चुका, बीच में गिर चुका है, तो आप बताइए कि आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस ठंड में इन शेल्टर होम्स में अपनी रात बिताना, सुबह उठकर फिर यहीं पर इन शेल्टर होम्स में आप फिर उसके बाद काम पे जाते हैं, कितना मुश्किल है? हाँ, तो ठंडी तो सबके लिए परेशानी है, लेकिन शेल्टर हो गया और बढ़िया है कि थोड़ा सा सरकार की तरफ से व्यवस्था हो गया कि आराम मिल जाता है। हाँ, और जो आइए कुछ और लोगों से भी यहाँ बातचीत करते हैं। ये हमें बताया जा रहा है कि बहुत से लोग जो यहाँ पर रात गुजारते हैं वो अब काम पे जा चुके हैं। सर आप अपना नाम बताइए। राकेश कुमार। आप बताइए यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं जो इस सर्दी में चाहिए, चाहे कंबल की सुविधा हो, चाहे तो वो सारी सुविधाएं आप लोगों को सरकार की तरफ से मिल रही हैं यहाँ पर, क्या किस तरीके से और क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बस मुश्किल काम नहीं है, खाना मिलता है, चाय मिलती है, खाना मिलता है, कंबल है, सब सुविधा तो सही है सब। शंभू नाम है सर। तो आप कह रहे थे कि सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको? हाँ जी, सारी सुविधाएं, खाना टाइम से है, चाय भी टाइम से है, कंबल अम्बल सब बढ़िया है, कोई ठंडी की ऐसे नहीं लगती है। तो जैसे कि आप सुन रही थी, यहाँ पर जो शेल्टर में लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत से ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि कई लोगों को इन शेल्टर होम्स के अंदर भी जगह नहीं मिलती और उनको अपनी रात फुटपाथ पे बितानी पड़ती है। इस बार 195 शेल्टर होम्स बनाए गए, लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ट्राई किया कि शेल्टर में उनको जगह मिले, लेकिन क्योंकि जगह की कमी है इस वजह से कई लोगों को फुटपाथ पे भी अपनी रात इस कड़ाके की सर्दी में बितानी पड़ती है। बिल्कुल वेदांत, यहाँ पर आगे आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जारी करी है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार सर्द हवाएं भी चल रही हैं वेदांत? बिल्कुल, देखिए येलो अलर्ट जारी किया था एमडी ने और ये भी कहा था कि 28 दिसंबर तक कोल्ड वेव की कंडीशंस बरकरार रहेंगी और डेंस टू वेरी डेंस फॉग बरकरार रहेगा। फॉग कंडीशंस आज सुबह भी हमने देखी, विजिबिलिटी काफ़ी कम थी और ये 28 दिसंबर तक इसी तरीके का माहौल रहेगा। और साथ ही दिल्ली की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का वेरी पुअर कैटेगरी में रहेगा आने वाले कुछ दिनों में भी, और 29 दिसंबर तक यही कोल्ड वेव की कंडीशंस बरकरार रहेंगी। बिल्कुल वेदांत, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए और ये भी दिखाने के लिए कि जो लोग बेघर हैं उनकी क्या स्थिति है, वो किस तरह से अपने दिन गुजारने को मजबूर हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब विजिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो गई है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं और ऐसी ही स्थिति अलग अलग देश के हिस्सों से भी आ रही है, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, सभी जगहों पर इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो ये जम्मू की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर घना कोहरा नजर आ रहा है और आने जाने में दिक्कत हो रही है और ऐसे में जो उड़ानें हैं उन पर भी असर पड़ रहा है, जो रेलगाड़ियां हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। कल भी हमने देखा था कि खबरें आई थी, कई रेलगाड़ियां जो हैं वो देरी से पहुंची। और ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं,
जहां पर सुबह की जो तस्वीरें हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तापमान जो है यहाँ पर भी काफ़ी कम है। 5 से 6 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है और कड़ाके की ठंड यहाँ पर भी पड़ रही है। गुजरात के नाडियाद में एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटी का अश्लील वीडियो वायरल करने का विरोध करने पर सीमा सुरक्षा बल के जवान की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक वीडियो वायरल करने का आरोप एक 15 साल के लड़के पर है और दरअसल शनिवार को जवान अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ उसी लड़के के घर शिकायत करने गए थे, क्योंकि उनकी बेटी का वीडियो वायरल हुआ था, जहां आरोपी के परिवार ने उन पर हमला कर दिया और पीट कर उनकी हत्या कर दी। पीड़िता और आरोपी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले ने पूरे समाज को कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ये जो बीएसएफ के जवान थे ये उस लड़के के घर गए थे अपनी किशोर बेटी के आपत्तिजनक वीडियो को ऑनलाइन वायरल किए जाने की शिकायत करने को लेकर, और उसके बाद इस तरह का सलूक उनके साथ किया गया कि पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में 7 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। चकलासी थाने में एक कंप्लेन दर्ज की गई है। आईपीसी सेक्शन 302, 307, 323, 504, 143, 147, 148, 149 के तहत कंप्लेन रजिस्टर करके पुलिस ने तहकीकात आरंभ की है। इस सिलसिले में एफएसएल, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वगैरह की भी मदद ली गई है और साथ में ही पुलिस ने इस काम में जो अक्यूज थे, सारे अक्यूज, 7 अक्यूज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने सेट पर फांसी क्यों और किन हालातों में लगाई, इसकी जांच पुलिस तेजी से कर रही है। दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा के नेता गिरीश महाजन इसे लव जिहाद कहकर सख्त कानून पर विचार करने की बात कह रहे हैं। तुनिशा का अंतिम संस्कार अब कर दिया जाएगा और उधर तुनिशा की जो मां है उन्होंने भी शीजान और उसके परिवार पर आरोप लगाए हैं। शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया। अली बाबा सीरियल के एक्टर शीजान खान ने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को धोखा दिया। उसके और भी महिलाओं से संबंध थे, ये आरोप तुनिशा की मां ने लगाए हैं। शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। इस बीच आरोपी शीजान की बहन बयान दर्ज कराने वाले पुलिस स्टेशन पहुंची। तुनिशा अली बाबा सीरियल के एक्टर शीजान खान के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ। काफी तनाव में थी, इसीलिए ये कठोर कदम उठाया। पुलिस की जांच अब तक इतना ही कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की मौत दम घुटने से हुई। शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। तुनिशा की मां की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में शीजान की गिरफ्तारी हुई और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 2 प्रेमियों के बीच बात क्यों और कहां बिगड़ी, ये जांच का विषय है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है, दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मंगलवार शाम 4 बजे मीरा रोड में तुनिशा का अंतिम संस्कार होगा। मैं अभी जे जा रहा हूँ, वहाँ से हम लोग तुनिशा की बॉडी को मीरा रोड शिफ्ट करेंगे, फिर मीरा रोड मॉर्चरी में रखेंगे। कल मॉर्चरी से हम घर लेके आएंगे, उसके बाद घर से फिर अंतिम संस्कार के लिए निकलेंगे। मीरा रोड में ही होगा कल 4 बजे। सूत्र बताते हैं कि शीजान ने पूछताछ में एक्ट्रेस के साथ अफेयर की बात कबूली है। इसके साथ ही धर्म और उम्र का हवाला देकर रिलेशनशिप से पीछे हटने की बात भी कही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले के बाद तुनिशा और शीजान के रिश्ते बिगड़ गए थे। मुंबई से सटे मीरा रोड की इसी बिल्डिंग इंद्रप्रस्थ में अपनी मां के साथ रहने वाली एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा 20 साल की थी। शीजान की उम्र 28 साल है।
6 महीने पहले दोनों रिलेशनशिप में आए थे, 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ। सूत्र बताते हैं कि खुदकुशी वाले दिन शिजान और तुनिशा ने एक साथ लंच भी किया था और तुनिशा उस दिन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेकअप रूम में ही तुनिशा ने फांसी लगा ली। दोनों के बीच बातचीत को खंगालने के लिए दोनों के फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। तुनिशा के कपड़े और गहने भी फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। पुलिस की जांच इस ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल और सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और उधर श्रद्धा वालकर हत्याकांड जो है उसमें पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा। पुलिस के हाथ कुछ ऑडियो सबूत लगे हैं जिसमें श्रद्धा और आफताब की बातचीत है और उसमें दोनों को बहस करते सुना जा सकता है। और आफताब जिस तरह की बातें कर रहा है, जिस तरह का झगड़ा हो रहा है, पुलिस का कहीं ना कहीं ये कहना है कि एक अहम सबूत के तौर पर काम आ सकता है। इधर आफताब अमीन पूनावाला का सीबीआई की CFSL लैब में वॉइस सैंपल भी लिया गया ताकि वो जो ऑडियो सबूत मिला है उससे उसका मिलान किया जा सके। और उसका फेस रिकॉग्निशन टेस्ट भी हुआ है, उसके चेहरे की जो पहचान है पूरी वो की गई है। आखिर दिल्ली पुलिस ने आफताब की ये 2 जांचें क्यों करवाई हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच जेल वैन में तिहाड़ जेल से आफताब अमीन पूनावाला को लेकर CBI की CFSL लैब पहुंची। लैब में सबसे पहले आफताब की आवाज का नमूना लिया गया, फिर उसका फेस रिकॉग्निशन टेस्ट हुआ। दरअसल दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मामले की जांच के दौरान एक ऑडियो क्लिप और एक वीडियो क्लिप मिली है। ऑडियो क्लिप में श्रद्धा वालकर और आफताब के झगड़े की आवाज है, इसीलिए पुलिस ने आफताब के आवाज के नमूने लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद उसका वॉइस सैंपल लिया गया। अगर आफताब की आवाज के नमूने का मिलान ऑडियो क्लिप की आवाज से हो जाएगा तो हत्या का मकसद साबित करने में पुलिस को आसानी होगी। पुलिस को जो वीडियो मिला है वो मुंबई का है, उसमें आफताब की काउंसलिंग हो रही है। श्रद्धा से झगड़े के बाद उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। इस वीडियो में जिस एंगल से उसकी तस्वीर है उसी एंगल से उसकी 3D इमेज ली गई है। इस टेस्ट को फेस रिकॉग्निशन टेस्ट कहते हैं। अगर इस टेस्ट की तस्वीर का मिलान वीडियो की तस्वीर से हो जाएगा तो आफताब कोर्ट में इस बात से मुकर नहीं पाएगा कि वीडियो में वो नहीं है। आफताब करीब 3 घंटे CFSL लैब में रहा और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल वापस चला गया। दिल्ली पुलिस श्रद्धा की हत्या के मामले में जनवरी के आखिरी हफ्ते में चार्जशीट दायर कर सकती है। पुलिस इस केस में फॉरेंसिक और तकनीकी जांच के हर पहलू को देख रही है। दरअसल ये पूरा केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर टिका हुआ है, इसीलिए पुलिस वो हर जांच करवा रही है जिससे कोर्ट में उसका केस मजबूत हो पाए। इसीलिए पुलिस ने ये 2 जांचें भी करवाई हैं जिससे कि कोर्ट में पुलिस अपना पक्ष मजबूती से रख पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। भोपाल से बीजेपी की सांसद और आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर ने फिर से एक विवादित बयान दिया है और अब उनके निशाने पर तथाकथित लव जिहाद है। उनकी सलाह ये रही कि घरों की लड़कियां अपने चाकू कुछ और तेज करके रखें, घरों के जो परिवार वाले हैं वो अपनी लड़कियों को और संस्कारी बनाएं। ये बात उन्होंने कर्नाटक के शिवमोगा में कही। उनका कहना है कि हिंदुओं को अपनी गरिमा की और अपनी रक्षा करने का अधिकार है। जिहाद फैलाने वाले हथियार उठा सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं, ये कहती हुई वो नजर आ रही हैं। इसके पहले भी प्रज्ञा ठाकुर कई तरह के बयानों के लिए विवाद में आ चुकी हैं। वो संसद में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं और उनके एक बयान पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि वे उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे और अब उनका ये नया बयान विवादों में है। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए।
तो भोपाल की सांसद हैं और मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति, अब उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कोविड अलर्ट के बाद वैक्सीनेशन 6 गुना तक बढ़ गया है, लेकिन टेस्टिंग 5 गुना तक घट गई है। राज्य में फिलहाल 4 ही एक्टिव मामले हैं, जिसमें से राजधानी भोपाल में ही 3 हैं। लेकिन इस सब के ऊपर फिक्र की बात यह है कि हालात संभालने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं। अपने देश में आया है तो फिर सावधान रहना है। पिछले हफ्ते विधानसभा में मुख्यमंत्री कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सावधानी और तैयारी की बात कर रहे थे। तो वहीं सदन के बाहर भोपाल के जेपी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे थे। कुछ लोगों ने गलती से स्वास्थ्य मंत्री को घेरने की जुर्रत कर ली, तो पेशेवर अपराधी की तरह उन्हें रस्सी से बांधकर थाने लाया गया। इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के बूते हम कोरोना से लड़ रहे थे, तब इन्हें मालाएं पहनाई गई। आज हक मांगने पर हथकड़ी। आज राज्य में 32,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बकरे का मास्क लगा के बैठे हुए हैं, तो संविदा के नाम पर हमको बलि का बकरा ही आज तक बनाया गया है। कोविड के समय में वही हम संविदा कर्मचारी हैं जो गांव-गांव में जाकर सबका घर घर में स्क्रीनिंग किए, सबकी दवाइयां दी, अपने हाथों से उनको अपने हाथों से खाना खिलाया। लेकिन आज मामा जी ये सब भूल गए हैं। रेगुलर चाहते हैं, नियमितीकरण चाहते हैं, जो हमारा हक है और उन्हें देना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक के आज हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये कोविड आ रहा है, नया वायरस है, उसमें क्या होगा। इनको सोचना चाहिए, इतना टाइम लगाना ही नहीं चाहिए हम लोगों को करने से पहले। हम लोग अपनी जान की ना सोचते हुए, अपने परिवार की ना सोचते हुए, हम पब्लिक और गवर्नमेंट और सरकार की ही सोचते हैं। हमारी 2 प्रमुख मांग है। एक मांग है कि जो मध्य प्रदेश के सभी संविदा अधिकारी कर्मचारियों को जो अन्य राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित किया गया है, उसी तरह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित किया जाए। दूसरी मांग है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर जो आउटसोर्स ठेका प्रथा में किए गए सपोर्ट स्टाफ को पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजन किया जाए, और जो निष्कासित कर्मचारियों जो 9 साल 10 साल से जो NHM में सेवाएं दी हैं, उनको भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वापस लिया जाए। हम भी समाज के साथ हैं, हम भी उस पीड़ा को समझते हैं, लेकिन आखिर हम किस वक्त अपनी पीड़ा रखें। हम 2 वर्ष से जीवन अपनी बिना परवाह किए अपनी जान पे बाजी लगाकर कई हमारे चिकित्सक, ANM, स्टाफ नर्स जो 12,000 की नौकरी करते, 12,000 वेतन पाते हैं, पहाड़ों पे चढ़कर डिब्बे ले जाके वैक्सीनेशन का काम करते हैं। कई लोग हमारे शहीद भी हुए हैं। उनकी बिना परवाह किए हुए हमने कोविड में जब स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, तो आखिर हम बात कब रखें? हमारे पास कब समय है? सरकार को संवाद करना चाहिए, जल्द से जल्द हमारी नियमितीकरण का तोहफा देना चाहिए। गुना में तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप भूसा खा लिया। मंत्री जी यही कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। कल मैंने उनसे मंत्रालय में बुलाकर बातचीत की है और उन लोगों से अनुरोध किया है कि अभी वो हड़ताल वापस ले लें और उसकी जो भी जिनाई मांगे होंगी उन पर हम लोग डिस्कस करके उनको पूर्ति करेंगे। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की यह हड़ताल 15 दिसंबर से ही चल रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी, इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लग गए, वेंटिलेटर बेड की संख्या बढ़ी, ये हकीकत है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि आज भी आधे से ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ भी बेहद कम है। ऐसे में 32,000 से ज़्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी अगर हड़ताल पर रहेंगे तो आने वाले दिनों में ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, आपको चुनना होती है उसमें से एक खबर। तो आज टॉप 5 में पहली खबर है, कोरोना पर कितने हम तैयार हैं। आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होने जा रहा है, जिसमें बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, इन सब चीजों का जायजा लिया जाएगा। दूसरी खबर, तुनिशा शर्मा केस से जुड़ी हुई, बीजेपी के मंत्री ने जोड़ा इस मामले में लव जिहाद का एंगल। तीसरी खबर, दिल्ली मेयर चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या बीजेपी निर्दलीयों पर दांव लगाएगी मेयर के चुनाव के लिए। चौथी खबर, दिल्ली में पारा जो है वो अब लगातार गिरता जा रहा है। और इसके अलावा जो चौथी खबर है वो है, साल में 5वीं बार बढ़े मदर डेयरी दूध के दाम, एक बार फिर 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है दूध। और 5वीं खबर, अगले 5 दिनों तक भीषण ठंड पड़ने जा रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी पारा और गिरेगा। आपको करना ये, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर को चुनना है, जिसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।